Good morning, students. Today's topic is pollen pistil interaction. ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में जस्ट डिस्क्राइब किए थे, डिस्कस भी किए थे कि बायोटिक मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है ना, जैसे इंसेक्ट, बैट, स्नेल, बर्ड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है क्या, है ना। तो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन of pollen grain in the stigma up to the entry of the pollen tube in the ovule, है ना। इवेंट्स कहाँ से शुरू हो रहा है, जब डिपोजिशन हो रहा है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में, अप टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या कहा जाता है इसको? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो ये क्लियर हो गया कि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन वो है जिसमें पॉलन का डिपोजिशन स्टिग्मा के ऊपर से लेके जब पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है ओव्यूल में, उस पूरे इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। नेक्स्ट है व्हाई वी लर्न इट, है ना। तो इसमें आंसर होगा इट इज एन एसेंशियल स्टेप, इट इज an essential step in the fertilization of angiosperm. It is an essential step in the fertilization of angiosperm and determination of the compatibility and incompatibility of pollen and pistil। साथ ही साथ वो ये डिटरमाइन भी करता है कि जो पॉलन पिस्टिल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो आइदर पॉलन इज कंपैटिबल टू पिस्टिल और पॉलन इज इनकम्पैटिबल टू पिस्टिल। मतलब क्या पॉलन पिस्टिल में जर्मिनेट कर सकता है या पॉलन पिस्टिल में जर्मिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, दैट मीन अगर पॉलन पिस्टिल में जर्मिनेट करेगा तो कंपैटिबिलिटी होगा, अगर पॉलन पिस्टिल में जर्मिनेट नहीं कर सकता दैट इज इनकम्पैटिबल। दैट इज द इंपॉर्टेंस टू नो व्हाई pollen pistil interaction. Third is it is a dynamic process. It is a dynamic process involves recognition, ऑफ pollen। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो ये निश्चित करता है कि रिकॉग्निशन, pollen को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, pollen कंपैटिबिलिटी, जो ये रिकॉग्नाइज करता है
कि पॉलन कंपेटेबल है कि नहीं, ठीक है। फॉलोड बाय इनहिबिशन और प्रमोशन ऑफ पॉलन। प्रमोशन का मतलब होता है, इनहिबिशन का मतलब अगर पॉलन इनकम्पेटेबल होगा, ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो वहीं पे पॉलन ग्रेन की ग्रोथ को रोक देगा कौन? स्टिग्मा, दैट इज इनहिबिशन। अगर वो कंपेटेबल है तो प्रमोशन यानी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाएगा। अब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, इट इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन कंपेटिबिलिटी। पॉलन कंपेटिबल है कि नहीं, पहले ये जानना जरूरी है। और दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये 2 पॉइंट के ऊपर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को हम डिस्क्राइब करेंगे पूरा, या समझेंगे। तो नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटेबल पॉलन। recognition of computable pollen, recognition of computable pollen कैसे होगा? तो बोला जाता है पिस्टल का मतलब फीमेल पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, इसको कहा जाता है पिस्टल, है ना। तो पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज the compatibility or incompatibility of the pollen pollen deposited on the स्टिग्मा। पिस्टल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज आसानी से पता लगा सकता है कि स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन का डिपोजिशन हुआ है वो जर्मिनेट करने का कैपेबल है यानी कंपेटेबल है, या जर्मिनेट करने कैपेबल नहीं है, जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी नहीं है यानी इनकम्पेटेबिलिटी है। स्टिग्मा विच belongs to either same or different species। ये पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज का, ठीक है। अब ये तो हो गया कि पिस्टल के अंदर कौन है। अब ये करता कैसे है, ठीक है। तो ये करता कैसे? इट इज अ रिजल्ट ऑफ dynamic dialogue between the chemical component, इसका chemical component of the pollen
dynamic dialogue between the chemical component of the pollen with the pistil। ये एक रिजल्ट है डायनेमिक डायलॉग का, किसके बीच में? केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन विद द पिस्टिल। ठीक है, जब ये डायलॉग होता है और अगर पॉलन कंपेटेबल है, ये पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर जाता है, तो वो पॉलन ग्रेन को अलाउ करता है टू अंडरगो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, तब लेकिन आफ्टर रिकॉग्निशन, आफ्टर recognition of the compatible pollen, it यानी pollen grain promotes post act 2 post fertilization changes। ठीक है, जैसे ही उसको पता लग जाता है कि pollen is now compatible, the pollen is compatible to undergo germination, it promote post fertilization changes। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हो, सेकेंड स्टेप क्या है? ग्रोथ ऑफ द pollen tree। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द pollen tube। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द pollen tube में क्या है? एज pollen grain deposited on the stigma, ठीक है, pollen grain स्टिग्मा के ऊपर डिपोजिट होता है, pollen itself does not goes down the stigma। pollen grain खुद स्टिग्मा के नीचे नहीं जाता, but it's the pollen tube। कौन जाता है? It's the pollen tube। तो फिर सवाल होगा कि हाउ pollen tube growth take place। अब हम लोग लिखेंगे pollen tube absorb nourishment, कहां से एब्जॉर्ब करेगा? स्टिग्मा से, एंड अंडरगो ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ तो नहीं, अंडरगो स्वेलिंग, पहले ये फूलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? द सोलन ट्यूब सेल, द सोलन ट्यूब सेल grows out of the pollen। pollen से, pollen grain से सोलन ट्यूब सेल बाहर निकलेगा, आउट ऑफ द pollen with इंटाइन वॉल। वॉल, उसका वॉल लेयर कौन होगा? बाहर का वॉल होगा इंटाइन, एक्साइन नहीं, क्योंकि एक्साइन जहां पे इरेगुलर हुआ था वहीं पे जर्म पोर बनता है और उस जर्म पोर से pollen ट्यूब निकलता है। इंटाइन वॉल थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। वन ऑफ द जर्म पोर क्यों लिखे? अगर डाइकॉट प्लांट होगा तो pollen ग्रेन में 3 जर्म पोर होगा, तो सभी से pollen ट्यूब नहीं निकलेगा, 3 में से किसी एक से निकलेगा, इसलिए हम लिखे वन ऑफ द जर्म पोर। The pollen tube grows, pollen tube goes
थ्रू द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब किधर से आएगा, गोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। ठीक है, कैसे? द pollen tube grows by getting nourishment by digesting the cells of स्टिग्मा एंड स्टाइल। पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? नरिशमेंट उसको मिलेगा। नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? जब वो डाइजेस्ट करेगा किसके सेल को? स्टिग्मा और स्टाइल। लेकिन स्टिग्मा और स्टाइल के सेल को वो कैसे करेगा डाइजेस्ट? बाय रिलीजिंग पेक्टिनेज and hydrolyzing enzyme, pectinase and hydrolyzing enzyme। ठीक है, ये हो गया। अब इस दौरान क्या होता है? द जेनरेटिव सेल undergo division to form two male gametes. If it not divide earlier, अगर ये पहले पॉलन ट्यूब में डिवाइड, पॉलन ग्रेन में डिवाइड नहीं किया। ठीक है, अब क्या होगा? स्टाइल जो है, द स्टाइल इज आइदर हॉलो, या तो वो हॉलो होगा या तो वो सॉलिड होगा। अगर वो हॉलो होगा, इट इज मेड ऑफ स्पेशल लार्ज सेल। और अगर वो सॉलिड होगा, इट इज मेड ऑफ पेक्टिनाइज्ड वॉल। पेक्टिनाइज्ड वॉल कॉल्ड, अगर सॉलिड है तो ये पेक्टिनाइज्ड वॉल से बना हुआ है, उसका क्या बोलेंगे? कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू और ट्रांसमिटिंग टिश्यू। किसको बोलेंगे? या तो कंडक्टिव टिश्यू या तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू, है ना। स्टाइल या तो हॉलो होगा या तो सॉलिड। अगर ये हॉलो होगा तो मेड ऑफ स्पेशल लार्ज सेल, और अगर ये सॉलिड होगा तो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिनाइज्ड वॉल। अगर वो पेक्टिनाइज्ड वॉल का बनेगा तो इस सॉलिड स्टाइल को बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? द पॉलन ट्यूब goes along the pistil by getting desired nourishment up to ovule, up to the ovule। ये हो गया ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। अब मोड, इसी में एक सब हेडिंग है कि मोड ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना।
entry of pollen tube. The pollen tube enters the ovule either through a micropylar end, पहला, दूसरा चैलोजल एंड, और तीसरा थ्रू इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस। अगर माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा तो इसको कहा जाएगा पोरोगैमी। पोरोगैमी। अगर चैलेजल एंड से करेगा तो कहा जाएगा चैलेजोगैमी। और अगर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट के थ्रू करेगा तो इसको कहा जाएगा मेसोगैमी। है ना। माइक्रोपाइलर से किया तो पोरोगैमी, चैलेजल एंड से किया तो चैलेजोगैमी, इंटेगुमेंट या न्यूसेलस से किया तो मेसोगैमी। मोस्ट कॉमनली pollen tube enters through micropylar end, है ना। ज्यादातर वो किसमें होता है, माइक्रोपाइलर एंड से तुम्हारा वो एंट्री करता है। अब जब वो ओव्यूल के अंदर चला जाएगा, देखो ये स्ट्रक्चर था, है ना। तो ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया चैलेजल एंड, और ये दोनों हो गया इंटेगुमेंट, और ये वाला सेल हो गया न्यूसेलस, और ये हो गया इनवर्स। तो क्लियर हो गया कि पॉलन ट्यूब ज्यादा किधर से एंट्री करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से। इसको हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। तो व्हेन pollen tube enter into the embryo sac, it follows either of the four, चार में से कोई एक तरीका वो फॉलो करता है जब वो एम्ब्रायो सैक के अंदर एंट्री करता है। पहला, बिटवीन द एग एंड वन साइनर्जिड्स, एग और एक साइनर्जिड्स के बीच में, इसमें ये किसी को डिजेनरेट नहीं करता है। दूसरा, बिटवीन द embryo sac wall and the egg, ये केस कब होता है, जब साइनर्जिड्स एब्सेंट होता है। तीसरा केस, बिटवीन द टू साइनर्जिड्स, बिटवीन द टू साइनर्जिड्स, ठीक है। और लास्ट, in most of the cases
it penetrates one of the two synergies. One of the two synergies किसके द्वारा? By filiform apparatus. One of the two synergies through filiform apparatus. यानी filiform apparatus pollen tube को डायरेक्ट करता है to enter into the embryo sac through one of the synergies. ठीक है, जॉनसन ने 1973 में ऑलरेडी ये प्रूफ किया कि पोलन ट्यूब के एम्ब्रायो सैक में इंटर होने से पहले ही दो में से एक साइनर्जिड्स ऑलरेडी डिजेनरेट हो चुका होता है, और जब पोलन ट्यूब एंट्री करता है और पॉलिनेशन को वो परफॉर्म कर देता है तो जो दूसरा बचा हुआ साइनर्जिड्स है वो डिजेनरेट बाद में हो जाता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज ओवर। ठीक है, अब इसी के तहत आएगा एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो समझ आ गया, एक एग और साइनर्जिड्स के बीच से जा सकता है, दूसरा एम्ब्रायो सैक के वॉल और एग के बीच से पोलन ट्यूब घुस सकता है, तीसरा दोनों साइनर्जिड्स के बीच से जा सकता है, और चौथा साइनर्जिड्स के ऊपर से जाता है थ्रू फिलिफॉर्म एपरेटस। नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है, दिस phenomenon was discovered by नवास्चिन। कौन इसको डिस्कवर किया था? नवास्चिन। कब डिस्कवर किया था? इन 1898 इन नीलियम एंड फ्रिटिलेरिया, ये दो प्लांट के ऊपर उसने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब किया था, है ना, एक लीलियम और एक फ्रिटिलेरिया। कौन डिस्कवर किया था? नवास्चिन। कब किया था? 1898। अब डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो तीन सेल है, इसमें से इन दोनों को कहा गया है साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स, और इस सेल को कहा गया है एक। ठीक है, ये बड़ा वाला एक है, ये दोनों साइनर्जिड्स है। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, और इसमें न्यूक्लियस कितना है? 2। तो ये इकलौता स्ट्रक्चर है जो डाइप्लॉइड है, बाकी सब हैप्लॉइड, N। और ये तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये तीनों भी हैप्लॉइड है। अब देखो क्या होता है। In the same embryo cell, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? एम्ब्रायो सेल।
fertilization occurs twice. फर्टिलाइजेशन कितना बार होता है? 2 बार होता है. कैसे? When pollen tube enters the embryo sac, its tip burst. जब pollen tube इस embryo sac से जाता है, अंदर जाता है वन ऑफ द साइनोइड से, इसका टिप बस्ट कर जाता है और इसके पास ऑलरेडी 2 मेल गैमेट है, फर्स्ट और ये सेकेंड. ठीक है. द फर्स्ट मेल गैमेट रिलीज्ड इन द एम्ब्रायो सैक. पहला मेल गैमेट एम्ब्रायो सैक में रिलीज होता है और ये किसके साथ फ्यूज होता है? एक के साथ. एक का भी प्लॉइडी हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेल गैमेट का भी हैप्लॉइड. तो ये दोनों जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा जाइगोट. और जाइगोट क्या होगा? n+n 2n. और इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन. और यही जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रायो. और यही एम्ब्रायो एक फ्यूचर प्लांट को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. ये हो गया ए. दूसरा, नाउ द सेकेंड मेल गैमेट released in the same embryo sac. उसी embryo sac में अब सेकेंड मेल गैमेट रिलीज होगा, है ना? सेकेंड मेल गैमेट रिलीज्ड इन द सेम embryo sac. तब क्या होगा? It get fused with सेकेंडरी न्यूक्लियस. इसके साथ फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्रोमोसोम नंबर डाइप्लॉइड था 2n और मेल गैमेट का क्या होगा? n. तो ये बनाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो n+2n क्या हुआ? 3n. और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज किया, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस का और एक प्राइमरी. और इस फर्टिलाइजेशन का नाम है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. ठीक है. यानी एक ही एम्ब्रायो सैक में 2 तरह का फर्टिलाइजेशन हुआ. क्या किया? एक जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. और ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया, एक जाइगोट और दूसरा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है. ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके क्या बनाएगा? यही आगे जाके बनाएगा इंडोस्पर्म. और इंडोस्पर्म क्या है? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट देता है ताकि वो एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सके. क्योंकि एक ही एम्ब्रायो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है टू प्रोड्यूस अ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर which are complementary to each other. This fertilization is called double fertilization and it was discovered by Namaschin in 1898 in Lilium and Fritillaria.
थैंक यू।